हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए, वहाँ पीछे का जो एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा लग रहा है ना। और इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे रात बहुत अच्छी लगती है। मुझे ना दिन में निकलने का मन ही नहीं करता है। मैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमेशा रात को ही मुझे अच्छा लगता है, बाहर निकलती हूँ मैं। और मुझे ये शांति बहुत पसंद है। देखो पूरी कायनात सो चुकी है, सब शांति है चारों तरफ। देखिए एनवायरनमेंट, पीछे का बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है। और आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, बहुत सारी, और उस विषय में मैं आपके मत भी जानना चाहती हूँ कि आप उन विषय में क्या सोचते हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में चल रहा है यूपी पैट। सभी लोगों ने यूपी पैट भरा है, ऐसा लगता है। कम से कम 25-30 लाख लोगों ने यूपी पैट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था। और आज मेरा एग्ज़ाम था यूपी पैट का। समय पर यूपी पैट रखा है जब ऑलरेडी इतना रश है आउटसाइड, जब ऑलरेडी इतने फेस्टिवल्स की वजह से जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। पहले से ही इतना ज़्यादा ट्रेन में अवेलेबिलिटी नहीं है सीट्स की। और उस टाइम पर आपने मतलब ऐसे सोच के आपने वो एग्ज़ाम रख दिया है। अब ये बताइए कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर इतने दूर दूर रख दिए। मेरा मुरादाबाद गया था और मैं तो दे भी नहीं पाई, मैं गई नहीं वहाँ पर। मेरा इतना मैं जा रहा मतलब जहाँ मैं रहती हूँ और मुरादाबाद मेरी प्लेस से कितने ज़्यादा दूर है। और आपने मतलब ऐसे ही किसी को उठा के फेंक दिया। अरे ठीक है, आप उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट उसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में दे दो। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दे दो। आप इतने दूर दूर फेंक रहे हो सबको। ऊपर से कोई ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, मतलब लाइक ट्रेन है वो पहले से ही फुल चल रही है। लोकल की ट्रेन्स होती है, आप उसमें जो जनरल कंपार्टमेंट में उसमें भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें भी आपको टिकट चाहिए जो पहले से ही रिजर्वेशन के थ्रू होता है। आप उसमें मतलब डायरेक्ट टिकट वाला उसमें ऑप्शन ही नहीं है कि आप डायरेक्ट टिकट ले और आप चले जाए लॉन्ग रूट्स पर। वो वाला आपने ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। तो मतलब हम एस्पिरेंट्स कैसे जाएंगे। जो सर्कुलेट हो रही है पिक्स, तो यही रियलिटी है। या तो मतलब आप जब वो कुछ चीज़ों को कंडक्ट करा रहे हैं एग्ज़ाम को, एटलीस्ट व्यवस्था भी तो कराइए ना। व्यवस्था है नहीं, लोग पता नहीं अब बच्चे कैसे जाएं, लटक के जाएं। बसेस की फेयर ज़्यादा है कि, और बसेस की फेयर ज़्यादा है वो तो अलग प्रॉब्लम है। और साथ में बसेस में भी आपको सीट अवेलेबिलिटी नहीं है। अब सब इंसान बस से ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो। बट बस कर दिया 2 दिन में, और इतनी भीड़ है कि इंसान उड़ के तो जाएगा नहीं ऑफ कोर्स। और सीट्स आपने दी नहीं है ना ही, जैसे कि आप छठ पूजा के लिए, दिवाली के लिए या कुछ फेस्टिवल्स के लिए जिस तरह से आप ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं, डबल देते हैं, फिर स्पेशल ट्रेन कर देते हैं। तो क्यों नहीं यूपी पैट के लिए आपने स्पेशल ट्रेन चलाई। मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए तो ये त्यौहार की तरह ही है ना, कि कभी कभी आता है सालों में, कभी देखते देखते सालों में आएगा। और कम से कम यूपी पैट के लिए जो एस्पिरेंट्स थे जिनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाना था, और वो डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत दूर दूर थी, कि आप पता नहीं कहाँ मेरठ रहने वाले को आप गाजीपुर भेज रहे हैं, इतनी दूर दूर आप भेज रहे हैं, तो एटलीस्ट यार उनके लिए भी स्पेशल ट्रेन होनी चाहिए ना। एक तो छठ पूजा से इतना ज़्यादा रश, ऊपर से दिवाली, सबको अपने घर आना है। दिवाली में, छठ पूजा में, इन फेस्टिवल्स में, भाई दूज में सबको अपने घर आना है। और ऊपर से यूपी पैट के एस्पिरेंट्स वो कहाँ जाएंगे। पहले से ही अवेलेबिलिटी नहीं है ट्रेन्स में, इतना ज़्यादा घिचपिच हो रहा है। और उसकी तरह से कितने हादसे भी हुए हैं। वो अपनी जान पर खेल के तो वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचे, और जब पहुँच भी गए तो वो एग्ज़ाम में कुछ लिख पाते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब अब तो ये हो गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना भी ये है कि आपने एक जंग पूरी कर ली है। लाइक यदि आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप मतलब बहुत महान हैं, लिटरली ऑन टाइम पहुंच जाते हैं। ऑन टाइम, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर आप दे रहे हैं। इतने इंटीरियर में जाके आप एग्जामिनेशन सेंटर दे रहे हैं जहाँ पर ऑटो भी नहीं चलते हैं। बच्चे लोग ना पैदल चल के जा रहे हैं। पहले तो ऑन टाइम ट्रेन्स नहीं है, किसी तरह से उन्होंने बस से, ट्रेन से आके वो एग्जामिनेशन सेंटर पे गए भी। उसके बाद उनको इतना इंटीरियर सेंटर दे दिया है कि अब लोगों से पूछने से भी मतलब वो बता नहीं पा रहे कि पता नहीं कौन सा है। मतलब लोग भी ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि वो भी इस प्लैनेट के नहीं है। और ऊपर से टाइम, आपको 10 ओ क्लॉक आपको बैठना है। ओके, तो आप चल रहे हो कल से,
तो आप ये देख लीजिए कि आपको कल से आप चल रहे हो, आपका एग्जामिनेशन 10 o'clock है, अब ये बताइए कि उस इंसान को ना तो सीट मिली है, वो किसी तरह से खड़े होकर पूरी रात में आया है, उसके बाद वो सुबह उठ के वो क्या किस मूड से वो अपना एग्जाम दे देगा। मतलब कुछ करने के लिए या फिर एग्जाम के लिए भी एक तरह से हमारा मूड भी तो एक तरह से होना चाहिए ना उस स्टेट में। आधे तो बेहोश हो जाते हैं कि यार इतना मतलब सफोकेशन था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि यार हमें वो माइंड ही नहीं है हमारा एग्जाम देने का। तो मतलब आप मेंटली तो आप एक एग्जामिन कर रहे हो इंसान को, ठीक है, वो सब सिचुएशंस होती है, जो सिचुएशन से पार करके जाता है वही बाजीगर कहलाता है, वो ठीक है। बट एटलीस्ट कुछ सहूलियत तो दीजिए, एटलीस्ट कि इंसान अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे ऑन टाइम पहुंच जाए। कम से कम वो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी तो वो खुद नहीं जनरेट करेगा ना, कि ट्रांसपोर्टेशन भी वो अपनी रेल चला दे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ ऐसे जगह होती है, प्लेसेस होती है जहाँ पर जो ट्रेन्स की जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, लाइक 2 या 3 ट्रेन ही रुकती है वहाँ पर, जो उनके नियर बाय स्टेशन होते हैं। तो वो लोग क्या करें, पहले तो वो 100 किलोमीटर चल के जाए उस स्टेशन पर, ओके, उसके बाद वो वहाँ पर उस ट्रेन को पकड़े। मतलब उनको तो यूपी पैट के लिए उनको 2-3 दिन का पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा आने के लिए, कि यदि उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर आना है और टाइम में बैठना है, एग्जाम देना है, तो उनको 1-2 दिन से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं और 2-3 दिन के कपड़े पैक कर लो और फिर वो उस यात्रा पे चले जाएं। तो मतलब यूपी पैट का जो इस साल हाल हुआ वो कुछ ज़्यादा ही दयनीय था। पिछली बार तो बहुत सारे वैसे भी नहीं गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना, और इस बार आपने ऐसे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी इतने खराब रखी और ऐसे टाइम पर आप लोगों ने उस एग्जाम को कंडक्ट कराया जिस वक्त रियल में बहुत ज़्यादा रश था। वैसे तो पूरे साल ही कभी अवेलेबिलिटी नहीं होती है ट्रेन्स में, वैसे बहुत रेयर होती है, हमेशा आपातकाल या फिर तत्काल में एक टिकट का एक्स्ट्रा पैसा देके हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं। बट एटलीस्ट जिस तरह से दूसरी इवेंट्स के लिए ट्रेन्स होती है, ट्रेन चलाई जाती है, जब पता है कि 25 lakhs जो कैंडिडेट्स है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एटलीस्ट उस टाइम आपको स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी। चलो वो डिफरेंट थिंग है, हम लोगों ने उसको सफ़र किया, देखा, कितने सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने नहीं दिया है और उनमें से मैं भी हूँ, मैंने भी नहीं दिया है। एक तो हम मेरा क्योंकि 16th को था तो मैं तो वैसे ही डर गई 15th का नज़ारा देखकर कि यार इतना ज़्यादा रश है यार, हम कैसे करेंगे लाइक। सो ये है कि हाँ जिन्होंने प्रयत्न किया, जिसने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तो जो रिवार्ड है वो उनको मिलना चाहिए। जो संघर्ष करते हैं उसी को रिवार्ड मिलेगा एट लास्ट। मतलब वही है कि ये सिर्फ जो टेस्ट है वो सिर्फ आपकी मेंटलिटी का नहीं है, वो आपकी हर एक ओवरऑल कह सकते हैं एबिलिटीज़ का टेस्ट है वो आपका, वो ठीक है। बट फिर भी यार हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और ये 21 सेंचुरी में रहते हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो हमने अभी तक हमने कुछ तो लाइक प्राप्त किया ही होगा कि हमारी जो ज़िंदगी है वो पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर हो और उस बेहतर की वजह से हम चीज़ों को जल्दी से पहुंच सके उस चीज़ पर। चलो वो अब क्या ही करे, अब तो और कहते हैं ना कि बाद में पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब ये प्रोवर्ब तो आपने सुना ही होगा। सो अब मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें इतनी जल्दी सुनी जाती है या मेरी बातें इतनी जल्दी फैल जाती है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले बोला था कि आजकल मैंने दूध पीना ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो अमूल ने 2 रुपये बढ़ा दिए दूध पर। मतलब ये तो सही नहीं है। मतलब अब हम अपनी बात भी ना बताए किसी को कि मतलब यदि हमने बोल दिया कि हम दूध पी रहे हैं आजकल, तो आप हमारा मतलब उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आपने 2 रुपये बढ़ा दिया, पहले आपने पिछली बार भी आपने 1 रुपये बढ़ाया था कुछ करके, अभी हम मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, 2 रुपये और बढ़ा दिए, अब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब वही है कि हम पहले 2 गिलास पीने की कोशिश कर रहे थे, तो अब 1 गिलास या आधा गिलास पर ही आना पड़ेगा। चलो क्या ही करें, एक मोनोपोली चल रही है आपकी। तो चलो अब देखा जाए तो रघुराम राजन का कहना है कि मतलब कि इंडिया को चाइना की पाथ को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि जो इंडिया है वो चाइना के पाथ को फॉलो करे। क्यों नहीं करे? हमारी कंट्री इतना बड़ा मार्केट, मतलब सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री है और इतना बड़ा मार्केट देती है वर्ल्ड को, और वो यदि मैन्युफैक्चरिंग हब में नहीं जाएगी तो मतलब कहाँ जाए? जहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा है, यदि हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा कर लेना तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो कंट्री है वो कोई अभी भी डेवलपिंग कंट्री में आएगा। उनका कहना है कि हमें फोकस करना चाहिए सर्विस सेक्टर पर, हमें सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। और उनका बेस क्या था? क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट डिग्रेडेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, सो वो जो सब चीज़ें हैं उनके बेस पर उन्होंने ये कमेंट दिया था। सो हाँ, ये ठीक है। ओके, सब इस कॉन्सेप्ट, इस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि हाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अर्थ का जो रिसोर्सेज है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, इवन उसका पूरा होल भी डिग्रेडेशन हो रहा है। पॉल्यूशन से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बहुत ही वर्स है। ओके, वो हमारी लाइफ पर भी बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है।
ये सही है, बट क्या सिर्फ इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ने इस पोल्यूशन को क्रिएट किया है? नहीं। जिस वक्त हम लोग डेवलप कर रहे थे या फिर बहुत ही डेवलपमेंट की बहुत ही स्मॉल या छोटे स्तर पे थे, उस वक्त डेवलप्ड कंट्री धोखे के भाव से पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी। जिस वक्त हमारे देश में 70% जनसंख्या खेतों में काम कर रही थी, उस वक्त वो लोग हमारे देश से चीज़ों को लेकर वहाँ पर धड़ल्ले से फैक्ट्रियाँ चला रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ से जो डेवलपमेंट का पेस है वो हमारे देश से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हमारी बारी आई तो हम किसी दूसरी चीज़ में स्विच कर जाए। जैसे इंडिया सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री है, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है कि हमारे यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया मेक इन इंडिया का, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया यदि अपनी ही डिमांड को पूरा कर ले तो हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ना, वो खुद बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगी। जैसे कि हम अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही जा रहे हैं या बनने वाले हैं आफ्टर चाइना एंड US। तो वर्ल्ड हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, माना कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा रेट के होंगे एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो क्या हम स्टार्टिंग भी ना करें? इसका मतलब तो ये है कि क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स प्राइस ज़्यादा होगा इसीलिए आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। ठीक है, डिमांड कम होगी, लेकिन स्टार्टिंग तो कर सकते हैं ना। हो सकता है हम उनसे ज़्यादा बेटर कुछ प्रोडक्ट्स हम उनसे ज़्यादा बेटर इंट्रोड्यूस कर पाएँ। वैसे भी चाइना का माल बहुत बदनाम है, तो हमारे पास ये वाला एक अपॉर्चुनिटीज़ है। एप्पल का स्टोर्स है, इतने सारी जो कंपनीज है वो शिफ्ट कर रही है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। सो कुछ तो बात होगी ना अपने में, इसलिए तो हो रहा है ना। सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है, सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, सबकी अपनी अपनी राय है, बट एज अ ह्यूमन, एज अ छोटा सा बच्चा ऑफ दिस कंट्री, सो हमें भी थोड़ा हक है कुछ कहने का, एज राइट टू स्पीच के तहत कुछ कहने का है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को रख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ठीक है, वो सब चीज़ वो पॉल्यूशन की वजह से और ये जो अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसकी वजह से हम लोगों को इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। बट हाँ, सिर्फ इंडिया ही क्यों सोचे, देखा जाए तो सिर्फ इंडिया ही क्यों हमेशा सोचे कि हाँ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, पॉपुलस कंट्री है, बट ठीक है, बट उसके बाद भी तो दूसरी कंट्रीज भी तो है जिन्होंने पहले से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दिया है, उनको भी तो सोचना चाहिए ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। चाइना को क्यों नहीं ये सब चीज़ें बताई जाती है कि आप में इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप कम करो, चाइना को बोलो। मतलब इंडिया शांति से सब सुन लेता है, तो इसलिए हमेशा उन्हीं को टारगेट किया जाता है कि हाँ आप कार्बन एमिशन कम करो, आप कार्बन एमिशन मत करो, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो अपना पूरा कोटा पहले से ही फुल कर चुकी है और वही अपना कोटा लेके बैठी है कार्बन एमिशन का। चलो, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं सिर्फ मत देने के अलावा। अब भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद राहुल गांधी जी ने अपनी कुछ विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरवाकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से स्टिपेंड मिलता था। मतलब किस लिए? जेल में रहने का? ठीक है, मिलता होगा, हमें क्या। बट उनकी मतलब किसी पर्टिकुलर जो हमारे, मुझे लगता है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो थे, है नहीं, तो क्योंकि हमने उस ईरा को नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना चाहिए, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें उसकी रियलिटी नहीं पता है। इफ़ वी हैव सम प्रूफ्स रिगार्डिंग दैट पर्सन तो डिफरेंट, एक अलग बात है। बट हम, क्योंकि हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि सरवाकर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, क्या कंट्रीब्यूशन था, और इस तरह से आफ्टर 1000 किलोमीटर तुमने चल के, भारत जोड़ो यात्रा चल के तुमने क्या सीखा कि तुम RSS के या फिर तुम सरवाकर को एक तरह से टारगेट कर रहे हो कि हाँ उन्होंने कुछ नहीं किया है और आपने 1000 जो किलोमीटर चल लिया है वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। बेटा, जब 1000 किलोमीटर चलने की ज़रूरत थी वो ज़माने गए, जब चलना था आप नहीं चल पाए, अब वो ज़माने गए। क्योंकि जो तोड़ता है वो जोड़ने का जब प्रयास करे ना, तो एक तरह से वो आयरनी होती है, आयरनी लगती है कि पहले तोड़ो एंड देन जोड़ो। सो उस पर क्या ही बोले, अब कर क्या सकते हैं। चलो, फाइनली मध्य प्रदेश में भी अब एक कॉलेज में हिंदी मीडियम करिकुलम ऑफ MBBS कोर्स का करिकुलम उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है। अब MBBS कोर्स ना हिंदी मीडियम से पूरा आप कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से अब आपको बुक्स मिलेंगी, आपको हिंदी मीडियम से सारा करिकुलम अवेलेबल हो जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि यदि आप तमिलनाडु में हिंदी इम्पोज करने की ज़रूरत करेंगे तो वी विल प्रोटेस्ट। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो ईज़ ऑफ एजुकेशन में है उसमें ये है कि जो हमारी लैंग्वेज है
जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर एजुकेशन का फोकस करने के लिए उन्होंने एक पहल की है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपकी रीजनल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है? ईज ऑफ एजुकेशन में वो ये है कि रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज को अवेलेबल कराया जाए। हिंदी और बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और हिंदी और बघेली को देखा जाए तो एक हिंदी भाषा परिवार का ही पार्ट है। तो यदि हिंदी में करिकुलम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो वो उनके लिए ही बहुत अच्छा है। आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आप पर वो इम्पोज नहीं की जाएगी, वो आपकी जो तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है तमिल, उसी में आपका करिकुलम होगा। यदि आपको ईज ऑफ एजुकेशन के तहत यदि वहाँ पर कुछ भी कॉन्सेप्ट मतलब चेंज किया गया उसके तहत, तो वही होगा। तो मतलब तमिलनाडु की रीजनल लैंग्वेज क्या है वो तो आपको पता ही होगा, पॉलिटिशियंस को पता होगा। जो डीएम है वो जो अपना करियर खोज रहे हैं, कहीं उनके बेटे और ग्रैंडसन्स जो उनकी करियर खोज रहे हैं, तो पहले आप जरा ये देख लीजिए कि तमिलनाडु की रीजनल लैंग्वेज क्या है। उसके बाद ही आप बोलिएगा कि आप हिंदी को इम्पोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन, ईज ऑफ एजुकेशन में सिर्फ ये है कि आप रीजनल लैंग्वेज में उस कोर्स को अवेलेबल कराएंगे जो कोर्सेज अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, एमबीबीएस हो गया। ये जो कोर्सेज हैं इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, जो स्टार्टिंग से अपनी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो कहीं ना कहीं जब स्विच करते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में, तो वो उतना ज़्यादा अपना नहीं आउटपुट दे पाते हैं, या उनका जो स्कोर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से 12 साल तक वो एक ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं। और जब एकदम से वो स्विच करते हैं तो उनकी एजुकेशन पर हमें उंगली नहीं उठा रही, या उनकी एजुकेशन पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे। बट ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को केला कहते हैं, उसको जब बनाना शुरू कर देते हैं कहना, तो कहीं ना कहीं वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। पर ये नहीं है कि उनको केले के संबंध में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया यदि आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है, हिंदी करिकुलम नहीं तुम्हें सूट करता है, तो अपना इंग्लिश में पढ़ो ना। आपको कोई ना ज़बरदस्ती बोला जा रहा है, या किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कहा जाएगा कि आपको हिंदी करिकुलम से ही एमबीबीएस या इंजीनियरिंग करनी है, ऐसा तो आपको कहा नहीं जाएगा। वो तो चॉइस है कि आप किस इंस्टीट्यूशन को चूज़ करते हैं उस करिकुलम को एडप्ट करने के लिए। जब कोई भी स्कूल्स होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता, जहाँ पर मतलब जब स्कूल्स होते हैं तो उसमें ये तो नहीं होता कि आपकी सिर्फ एजुकेशन हिंदी मीडियम में ही होगी। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का उसमें एक ऑप्शन होता है कि या तो आप हिंदी में पढ़ लें या फिर इंग्लिश में पढ़ लें। एक ही स्कूल में ये ऑप्शन होता है, एक साथ होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर मतलब कुछ भी यदि डेवलपमेंट पे कोई हो रहा हो ना, चलो ठीक है अपोज करो, कुछ रियल में जो चीज़ें हो उस पर अपोज करना बनता है। बट यार जो सिर्फ कुछ अच्छे के लिए हो रहा है उसमें भी आप अपोज करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? वैसे कुछ चलता है नहीं डेमोक्रेसी में, लेकिन आप इसको भी नहीं चलने देंगे तो हम लोगों का क्या होगा? रहेगा हिंदी को इम्पोज नहीं कर रहे हैं। हिंदी इम्पोज वहीं हो रही है जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज या हिंदी भाषी लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो इसलिए हिंदी, वहाँ पर अवधी और बघेली बोली जाती है इसीलिए वहाँ पर हिंदी को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये जो बघेली और अवधी है वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के परिवार से ही आई है, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये लोन्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, हम लोगों को खुद इतना कम मतलब लोन ही नहीं मिलता है ना। बोलते हैं तुम कुछ जॉब नहीं करते हो तो लोन कैसे मिलेगा, और वो भी होता है जॉब करते भी है तो ये देखा जाता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम कितने सालों से जॉब कर रहे हो, या तुम्हारी कितने साल तक जॉब है, ठीक है। जैसे कि मतलब ये होता है जैसे कोई रिटायरमेंट के पास होता है, सपोज उसको 2 साल बचे 3 साल बचे तो उसको उतना ही कम लोन मिलेगा, ठीक है। यदि उसका रिटायरमेंट होने वाला है 2 साल में तो उसका जो लोन होता है वो उतना कम मिलता है। और यदि आप अपनी अर्ली मतलब ईयर्स में लेंगे तो फिर भी उसमें देखा जाता है कि ठीक है अपनी पूरी जॉब लाइफ में ये उस चीज़ को रिपे कर पाएगा तो लोन मिल जाता है। तो वैसे ही चलो आर्मी ने 11 बैंक के साथ एक पैचअप किया है कि जो अग्निवीर से जिनकी जो जॉब है उसका पीरियड जो टाइम है वो बहुत ही कम है, तो अब ये नहीं है कि बैंक ये नहीं बोलेगा कि अब तो तुम सिर्फ 5-6 साल ही जॉब करोगे, अब हम वो जॉब हो नहीं दे पाएंगे लोन्स, अब ये नहीं है। तो अब पैचअप कर लिया है तो उनको कुछ प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी, कुछ स्पेशल चीज़ें उनके लिए इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जिससे जो अग्निवीर हैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोन जो प्रोवाइड किया जा सके। सो जो EM जयशंकर है लिटरली मतलब मुझे वो बहुत सही लगते हैं। सो मतलब लाइक हाँ हैट्स ऑफ टू हिम कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, तो मुझे उनको सुनना पसंद है। तो उन्होंने आज एक कॉन्फ्रेंस से बोला था कि जो ये वेस्ट और ईस्ट का पोलराइजेशन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना एक तरह से ना केंद्रीकरण करके रखा हुआ है, मतलब एक समूह में है, उनकी पॉलिसीज एक समूह में है। मतलब एक जो पोलराइजेशन है वो कहीं ना कहीं हमेशा ही जो ईस्टर्न कंट्रीज़ जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन पर हमेशा से ही एक दबाव बनाते हुए आए अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, और उनको एक्सपर्ट करते आए। एक्सपर्टेशन इन द सेंस ऑफ गेटिंग रिसोर्स एट द चीपेस्ट रेट, ओके। और किसी न किसी तरह से जो उनका जो डंपिंग है वो हमेशा चालू रहती है, मतलब दे आर जस्ट मेकिंग सम प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस और दे विल डंप मीन्स कि
वो मतलब सप्लाई, व्हेन सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, ठीक है ना, तो मतलब वो ज़्यादा उस चीज़ को वहाँ पर डाल देते हैं, या फिर उस चीज़ को वहाँ पर ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एट अ चीपर कॉस्ट। बहुत ही अच्छा उनका एक स्पीच था, उसमें उन्होंने बोला कि जो ये पोलराइजेशन है इसने हम पुअर कंट्रीज़ को बहुत इफेक्ट किया है, और साथ में जो वो पुअर कंट्रीज़ कुछ भी चीज़ कर रही है, दे जस्ट उसको वो डिस्करेज कर रहे हैं, हर एक चीज़ को वो डिस्करेज कर रहे हैं। कि जैसे हम कोविड में हमने देखा कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो कितनी अच्छी थी, कि हम लोग मतलब उस कोविड को बीट कर पाए, इतनी पॉपुलस कंट्री होने के बाद भी हमने समहाउ वी वर बेटर देन अदर कंट्रीज़। तो उन्होंने उस चीज़ को एक तरह से पॉइंट आउट किया कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, या जो हमारा डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर था, वो काफ़ी अच्छा था, कि जो डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी हमारी ही जो मेडिसिन थी, जो हमारी वैक्सीनेशन थी किया, जबकि उनकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी थी कि वो जो पास के जो प्लेसेस थे वहाँ से भी वो उसको इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया इंडिया को। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक जो इंडिया है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो छवि है, एक अच्छी छवि बनाने में कामयाब भी हो गया है। और अभी एक कमेंट भी आया है कि जो इंडिया है ना, वो ईस्टर्न पाले में है ना, वो वेस्टर्न पाले में है, वो अपने पाले में है। जैसे हम बोलते थे ना कि या तो किसके पाले में है, बचपन में खेलते थे, तो हम अपने पाले में हैं, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, और हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे ना। हम ईस्टर्न में है ना वेस्टर्न में है ना, हम ईस्टर्न कंट्रीज़ के सोच को हम आगे को समर्थन देते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़ के सोच को। तो हमारा एक अपना पाला है, जो हमने एक अपना एक आइडियोलॉजी बनाई है, और उस आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हुए डेवलपमेंट के फेज़ को पार करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सीतारमन जी से पूछा गया कि हमारा जो रुपया है वो क्यों नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने बोला यार हमारा ना ऊपर चढ़ रहा है ना नीचे गिर रहा है, हमारा रुपया तो बड़ा सीधा है, वो तो सीधे चल रहा है। तो उनका ये जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्पेकुलेशन से गिरा हुआ है। तो जैसे होता है ना, एक बेटा जो होता है, जो सीधा बेटा होता है ना, वो सिर्फ माँ के कहने पर ही चलता है। तो उनका कहना है कि हमारा जो सिक्का है ना, हमारा जो रुपया है ना, इंडियन रुपया, वो हमारे उस बेटे सीधे वाले बेटे की तरह है, जो सीधा ही चल रहा है, वो किसी और की नहीं सुन रहा है, अपना सीधा चल रहा है। चलो अच्छी बात है, सीधा ही चलता रहे, एटलीस्ट डाउनफॉल होने से अच्छा है कि वो स्ट्रेट कांस्टेंट रहे। हम कम से कम बचे रहेंगे। पंजाब में भी मतलब क्या फालतू में मजाक किया है कि मतलब एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जो प्राइस है वो ऐसा एनआरआई ग्रूम रखा गया। मतलब क्या कि मतलब शादी के लिए लोग मरे जा रहे हैं क्या? कौन जाना चाहता है यार? इतना वायलेंस, इतना दूसरी कंट्रीज में वायलेंट हो रहे हैं ना इंडियंस के प्रति, उतने में तो कोई ना जाएगा नहीं विदेश। इनको एनआरआई ग्रूम ना खुद भाग के आ रहे हैं यहाँ पर इंडिया में रहने के लिए, और उनकी जान भी खतरे में है। कि कौन सा मतलब मेरे को तो तरीका ही समझ नहीं आता है, कौन सा तरीका है कि प्रोटेस्टर्स का कि वो जाके किसी म्यूजियम में किसी भी अच्छी सी पेंटिंग में सूप गिरा देते हैं, कभी उसमें इंक गिरा देते हैं। मतलब क्या करना क्या चाहते हो? मतलब ऐसे हमें पता नहीं चलेगा? यदि आप सड़क पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, या फिर कुछ पेंटिंग बना के आ जाते हैं, तो हमें तब नहीं दिखता क्या? आप उस पेंटिंग पे सूप गिराएंगे? मतलब पहले तो सिर्फ अपने शरीर पर पेंटिंग करते थे ये, अब वो उस पेंटिंग पे सूप गिराना शुरू कर दिए। अरे यार अपने पे गिराओ, चलता है। तुम इतनी बड़ी बड़ी जो हिस्टोरिकल पेंटिंग्स है उस पर तुम सूप गिरा के क्या कहना चाहते हो? कि मतलब हमें क्लाइमेट की वो है फिक्र है? यदि आपने उसको सूप गिरा दिया है, और उसको जो उसमें जो यूज़ होने वाला पानी है, उसमें जो यूज़ होने वाला कपड़ा है, क्या वो रिसोर्सेज से नहीं बना है? पहले ये बताइए कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपने उस पर सूप, आपने पेंटिंग जो बहुत अच्छी एक फ्लावर पेंटिंग थी, सनफ्लावर पेंटिंग, उस पर आपने सूप गिरा दिया। अब सूप पहले किससे बना हुआ है? टोमेटो से। ऑफकोर्स टोमेटो, चिलीज और सॉल्ट से बना होता है। ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है ना। उसके बाद उसको साफ करने के लिए क्या लग रहा है? पानी लग रहा है, तो वाटर भी तो स्केयर है ना। आपने उसको भी कर दिया। पेपर की जरूरत पड़ेगी या फिर क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, तो क्लॉथ किससे होगा? कॉटन से होगा, रेयन से होगा, कुछ भी होगा, वो भी नेचुरल है ना रिसोर्स। कॉटन यूज कर रहे हो आप, पानी है ना, रिसोर्सेज है ना। मतलब क्या कर रहे हो आप? एज अ क्लाइमेट प्रोटेस्टर हो, वाओ वेरी गुड, आप क्लाइमेट के लिए इतने ज़्यादा चिंतित हो, तो आप क्लाइमेट प्रोटेस्टर होकर भी तुम ऐसे ही काम कर रहे हो जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी डिप्लीट हो, मतलब वो एक तरह से बर्बादी हो जाए। यदि अपना सोच डालते ना ही वो जो हमारे इतने सारे रिसोर्सेज है ना, हमारा टमाटर चला गया, पानी चला गया, क्लोथ चला गया, कॉटन चला गया, कम से कम ये भी ना जाता। उसकी मतलब अभिव्यक्ति की बहुत सारी हो सकती है वेज, बट इतने खराब से मेथड यूज़ करने से मतलब क्या है? हमारे इंडिया में आइए, नाले में गिर के फिर प्रोटेस्ट कीजिए, सब देखेंगे आपको। यहाँ पर जैसे भी खुदाई होती है सब देखते हैं, उस पर चढ़ के आप एक तरह से कुछ प्रोटेस्ट कर लीजिए। अरे इतने सारे वेज हैं, इंडिया में आइए, बहुत वेज मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर पता नहीं कितने कितने वेज हैं, नहीं समझ आ रहा है। तो यार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 पर पहुँच गया है। इससे वजह होता है कि हमारा देश का लोग कितना खाता है यार, और खाने के बाद ही भूखा रह जाता है। क्या जो कहते हैं ना, खाने के बाद जो कहते हैं ना कि यार मुझे भूख लग रही है, वो उन्हीं की वजह से गिरा है। आज 107 नंबर पे आ गया है। हम घर पूरे देश में हम मोदी खाने लायक नहीं रहे हैं ग्लोबल इंडेक्स में,
कि हम कितने भूखे इंसान हैं कि हमारा कभी पेट भरता नहीं है। वैसे भी इंडियंस का भी पेट भरता नहीं है। रात को खाने के बाद ना, डिनर के बाद भी ना, वो लोग ना जब बेड पर होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और उसी उसी मज़े की वजह से ना मम्मियाँ उठ के जाती है बेड से, और उनके लिए जो वो कहते हैं ना, या तो वो सब चीज़ें बना के लाती है कि मम्मी ये और मिल जाता तो बहुत मज़ा आता। तो उन्हीं की वजह से वो जो हंगर इंडेक्स है ना, वो इतना लो हो गया है कि आप तो खा लेते हैं सारा खाना, किसी और की प्लेट का खाना यदि आप ही सब खा लेंगे तो क्या होगा? यही होगा। बड़ा आश्चर्यचकित वाली बात है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति हम मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छी है भारत से, जबकि ये लोग तो हमारे यहाँ से ही अन्न लेते हैं। यहाँ पर आए दिन भुखमरी की न्यूज़ आती रहती है। फ्लड में तो यहाँ पर पता नहीं कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। फ्लड में तो आधा पूरा पाकिस्तान ही डूब गया था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कैसे उनकी स्थिति बेहतर है। अब उन डेटा से क्या उन्होंने छेड़छाड़ की है, या फिर अपने देश की छवि ख़राब करने के लिए वो डेटा पब्लिश किया है, अब जो भी हो पता नहीं रियलिटी क्या है। बट ठीक है, चलो, हमें तो एक प्लेट खाना मिल ही रहा है। बट हाँ, आप दूसरे की प्लेट का खाना ना खाए तो क्या पता स्थिति सुधर जाए। चलो, मुझे वो मुंबई का बहुत इनिशिएटिव जो है वो बहुत सही लगा कि उसमें जो फ्लाइंग लैंटर्न्स होते हैं वो जोड़ते रहते हैं दिवाली की तरह। दिवाली पर जो आप देखते हैं ना कि हम सोचते हैं कि यार ये कैसे उड़ रहा है यार, मतलब उससे रिलेटेड तो एक कथा है। एक बार क्या होता, आई थिंक फर्स्ट टाइम था कि मैंने वो फ्लाइंग लैंटर्न्स उड़ते हुए देखे थे। ठीक है, इसको हम एक तरह से लाइट वाली काइट भी बोलते हैं, जो दिवाली के वक्त बहुत लोग उड़ा देते हैं रात में और वो दिखती है। तो पता है, मुझे पता नहीं था कि ये भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे ऐसे हम बात कर रहे थे तो मुझे लगा, मतलब ऐसे मुझे बताया कि वो ना आत्मा है, वो कोई आत्मा उड़ के जा रही है। एक मतलब जैसे टीवी में दिखाया जाता है ना, जब इंसान मर जाता है तो जो उसकी आत्मा है, मतलब टीवी में तो यही डिपिक्ट किया जाता है कि एक आत्मा ना उसकी ऐसे एक ज्योति बन के ऐसे ऐसे भगवान की तरफ जा रही होती है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी लगा कि यार ये तो आत्मा भगवान से मिलने जा रही है। तो पहली बार मुझे ऐसे फील हुआ कि यार इसी तरह से आत्माएं जाती है। तो मैं मतलब लकी थी कि मैंने उस दिन देखा, और बाद में पता चला कि वो कोई फ्लाइंग आत्मा नहीं थी। वो फ्लाइंग लैंटर्न था जो दिवाली पर लोग चला रहे थे, और वो अनफॉर्चुनेटली किसी ने वो विदाउट दिवाली मतलब विदाउट सीजन चला दिया था। तो सर्दियों के मौसम में दिवाली की पोपरी पोस्ट चला दिया था, तो इसलिए फिर मुझे दिख गया और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा था। बट मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये सब फालतू ड्रामे हैं। सो मुंबई ने इसको बैन कर दिया। मुझे ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा है। ये तो मुझे लगता है हर स्टेट में बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये ना बहुत ज़्यादा ये सब मतलब ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्चुअली वो जो चीज़ होती है वो भी जाता है उड़ता है, उसका जो वेस्ट होता है वो बाद में आके नीचे गिरता है। तो क्या ज़रूरत है यार, तुम अपना ऊपर से देखने की क्या ज़रूरत है? हमें नीचे रह रहे हैं, हम देख लेंगे अपना ज्योति जो भी है, दिए दीपक ये कैंडल्स हम देख लेंगे। उसको तुम ऊपर छोड़ देते हो यार। इतने वायर्स होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती है। वायर्स कभी तो वायर्स में अटक जाता है, अरे यार वो जल रहा होगा, वायर्स में लग गया, वहाँ पर ब्लास्ट, मतलब कितनी ज़्यादा एक हैजार्ड होने की गुंजाइश होती है उस वक्त। और दिवाली के टाइम पे ना ये सब जो आलतू फालतू की चीज़ें ये करते हैं ना, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। यार अपनी चक्रियाँ चला लो, अपनी फुलझड़ियाँ चला लो, दीपक जला लो, वो अच्छा है। बट ये जो फ्लाइंग लैंटर्न चलाते हैं ना, उससे रियल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि देखो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पर आप छोड़ देते हो उसको, वहाँ पर इतने इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, इतनी हाई स्टोरेज बिल्डिंग होती है, और वो वहाँ पर जाके टकरा जाता है, या किसी के घर में घुस जाएगा, या वो किसी वायर से वो टकरा जाएगा, या फिर हो सकता है किसी चिड़िया है अगर उसको अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ, उसको लगेगा कुछ है तो वो उससे मतलब अफेक्ट हो सकती है। तो वो सही है, और वो मुझे लगता है उसको यार थोड़ा सा ना डिस्करेज होना चाहिए उसकी यूज़ को उतना। ऊपर से वो चाइनीज़ माल है, उसको तो बिल्कुल भी आप ना खरीदे, वो तो सही है वो, क्योंकि ज़्यादातर ना क्यों लो कॉस्ट में मिल जाते हैं हमें, लो प्राइस पे, तो वो इतना ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में ना वो फ्लाइंग लैंटर्न बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अच्छा है कि आप भी ना उड़ाएं उसको, वैसे भी कोई मज़ा वैसा आता नहीं है उसको उड़ाने के बाद। इससे तो अपनी फुलझड़ी है, उसको तो उड़ा चला के मज़ा भी आता है। या वो चक्री होती है ना, और ये अनार होता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वो ठीक है, फेस्टिवल के तौर पर हम चला सकते हैं एक दो। बट वो सब लैंटर्न तो मुझे सही नहीं लगता है, वो तो आप ना ही चलाए तो अच्छा है, वैसे तो मैं तो नहीं चलाऊंगी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी EVs ने बम का काम किया है कुछ दिनों पहले, जैसे उन लोगों ने बम की तरह धमाका किया है ना, EVs बैटरीज जो स्कूटर होते थे, तो गवर्नमेंट ने उसको फिर से बाय बैक फ्रॉम द कस्टमर, फिर से उनसे खरीद कर वो अब उसमें जांच करेंगी कि ऐसे पार्ट्स या क्या ऐसी खराबियां थी, ऐसी कमियां थी कि वो ऐसे बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे वो ऐसे ब्लास्ट हो रहे थे। चलो अच्छा इनिशिएटिव है, एटलीस्ट वो घर में ना फूटे, एटलीस्ट वो जो बम घर में रखे हुए फूट रहे थे
वो एटलीस्ट हमारे यहाँ से चले जाएंगे। सो एक अच्छी बात है कि महिलाएं कहीं भी हो बेटा, तोड़ फोड़ मचा रही हैं। सो वर्ल्ड एशिया कप में इंडिया विमेन टीम ने फिर से 7वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है, श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर। यार चारों तरफ खबर है कि इन्फ्लेशन आने वाला है। यार पहले ही महंगाई कम थी क्या? पहले ही हम चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे, अब और इन्फ्लेशन आके क्या करेगा? मतलब अब तो ये नौबत है कि जेब में पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन हमारा क्या बिगाड़ ही लेगा? जब पैसा नहीं होगा तो इन्फ्लेशन क्या ही बिगाड़ लेगा? बस यही है, गवर्नमेंट फ्री का चावल और गेहूँ देती रहे तो पेट तो भर ही जाएगा। नहीं तो ये सिचुएशन, इन्फ्लेशन आए डिफ्लेशन आए, हमें क्या मतलब? हम तो रिसेशन में ही जी रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, और मैंने काफ़ी बोल चुका है और मुझे लग रही है भूख। सो आप बताइएगा कि आपको सही लगा मैंने जो बोला है, नहीं लगा, और यदि आपको सही लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपका भी इन टॉपिक्स पे कुछ आपकी भी विचारधाराएं हैं तो वो कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास तो कोई है नहीं, तो मुझे लगा आप लोग तो है ही, इतने सारे लोग हैं, इसमें जनसंख्या है, तो आपसे बात कर ली जाए, तो रिकॉर्ड करके बात कर ली। हूँ ना मैं बहुत स्मार्ट।